हो गया स्कूल फंक्शन खत्म? आ गए होश में? अब होश में थे क्या? किनका? चल रहा मतलब अभी तो गवर्नमेंट बैन कर रखा है। क्लास ठीक है, चलो अपने शुरू करते हैं, है ना? क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में स्टार्ट किया। लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब होता है? शॉर्ट रन में होता है। ये होता है शॉर्ट रन में, ठीक है। अब उसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे वो था, हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि यहाँ पे है। ग्राफ कब इंक्रीजिंग रिटर्न देता है, कब डिमिनिशिंग रिटर्न देता है, और कब नेगेटिव रिटर्न देता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टार्टिंग से, ठीक है। चलो आ जाओ बुक में, पेज नंबर 57, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखना, रिटर्न टू अ फैक्टर रेफर्स टू रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। अच्छा, ये इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो कुछ और नाम दिया गया है इसका। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में होता है, उसका और क्या क्या नाम है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, और रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। क्यों वेरिएबल फैक्टर बोला गया रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर? नाम में लिखा है रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का क्या मतलब है? अच्छा, शॉर्ट रन में होता क्या पहले बताओ, याद करो क्या पढ़े थे हम लोग। शॉर्ट रन एक रहता है फिक्स्ड, क्या चीज फिक्स्ड? फैक्टर। और बाकी सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। एटलीस्ट कोई एक फैक्टर क्या होता है? फिक्स होता है, बाद बाकी सारा फैक्टर वेरिएबल होता है। ये होता है, ऐसा होता है शॉर्ट रन में, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन में जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे, उसमें हम कैसा पैटर्न पढ़े थे? स्टार्टिंग में कैसा रिटर्न आएगा? सबसे पहले रिटर्न स्टार्टिंग में क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज में डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। और थर्ड स्टेज में क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न आएगा, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा। नेगेटिव बोल दो या डिक्रीज, ठीक है। नेगेटिव या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा। ये हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, आज फिर से पढ़ेंगे। याद नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है? आज फिर से हम लोग ये वाला टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
आते हैं डेफिनेशन पे। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर एग्जाम रिटर्न होता है बाई चांस और डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो हमको ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। देखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, कोई एक इनपुट को हम लोग इंक्रीज करेंगे, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, बाकी सारा इनपुट को क्या रखना है, फिक्स रखना है। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। क्या मतलब है, जो 3 स्टेज हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और लास्ट में क्या होगा, नेगेटिव या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। एक एग्जांपल लिए थे, चलते हैं उसी एग्जांपल में। देखो कहाँ गया एग्जांपल, है ऊपर था, एक एग्जांपल ये रहा। इनिशियली जब हम लोग मशीन में एक लेबर को लगाए, पहले 0 लेबर पे 0 आउटपुट था, फिर जब ए फर्स्ट लेबर को लगाए तो फर्स्ट लेबर हमको कितने का आउटपुट दिया, 10 यूनिट का आउटपुट जनरेट करके दिया था, है ना। उसके बाद जब हम सेकेंड लेबर को लगाए तो हमको टोटल आउटपुट कितना मिला, 30 यूनिट्स का मिला। जब हम लोग थर्ड लेबर को लगाए तो टोटल आउटपुट कितना मिला, 60 यूनिट्स का मिला। और जब हम लोग फोर्थ लेबर को लगाए तो टोटल आउटपुट कितना मिला, 100 मिला। तो यहाँ से यहाँ में इंक्रीज कितने से हुआ, 10 से, यहाँ से यहाँ में 40, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो हर बार जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 20 से हुआ, फिर 30 से हुआ, फिर 40 से हुआ। तो इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से, देखो इंक्रीज तो हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ, स्टार्टिंग में 10 से और फिर 5 से इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, वो कम है, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट था उसका, ये है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव रिटर्न, एक सेकंड, उसके बाद आता है नेगेटिव रिटर्न। यहाँ से यहाँ देखो -15, यहाँ से यहाँ -20, यहाँ से यहाँ माइनस, तो उसके बाद आता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया, डिक्रीजिंग, क्लियर है। तो 3 प्रकार का स्टेज आएगा, फर्स्ट था इंक्रीजिंग रिटर्न का, उसके बाद आएगा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और आखिरी आएगा डिक्रीजिंग रिटर्न का, ठीक है। तो वही है डेफिनेशन में, वही 3 एग्जैक्टली लिखा हुआ है। Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other input fixed, total input initially increases, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, क्लियर है। 3 स्टेज, ये है स्टेज नंबर 1, ये स्टेज नंबर 2 और ये है स्टेज नंबर 3, ठीक है। According to law of variable proportion, the change in total product and marginal product can be classified into 3 phases। देखना वही एग्जैक्टली 3 फेज यहाँ पे बनाया हुआ। फेज 1 कौन सा फेज है ये, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद फेज नंबर 2, टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब अभी भी टोटल प्रोडक्ट राइज ही कर रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग, मतलब हर बार जितने से राइज कर रहा है वो पिछले बार से क्या है, कम है, ठीक है। और आखिरी फाइनली टीपी फॉल्स, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ऐसा कब होता है, सबसे पहला टीपी इंक्रीजिंग रेट से कब इंक्रीज होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। आएंगे क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और चेक करेंगे कि कब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट भी
इंक्रीज हो, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आएगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव, और आखिरी में है मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। अब ये तीनों स्टेज को समझने के लिए आते हैं ग्राफ में। आ जाओ ग्राफ में, नीचे देखना, यहाँ पे आओ। देखना, ये है स्टेज 1 का लाइन, ये लाइन के इधर ये है स्टेज 1, ये है फेज 2 और ये है फेज। तो फर्स्ट फेज में देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाला ग्राफ है टोटल प्रोडक्ट का, नीचे वाला ग्राफ है मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? क्या चीज बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ने से क्या नहीं बढ़ रहा है, टिप मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? इधर ऑनलाइन में कोई बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? कहीं पढ़े थे पहले? ये चैप्टर को छोड़ के कहीं पहले पढ़े हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट तो नहीं पढ़े, लेकिन मार्जिनल और कुछ पढ़े हैं, यूटिलिटी पढ़े हैं, है ना? क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी गेन होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट वैसे ही क्या होगा, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने से, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर को लाने से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, कितना से इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैसे देखते हैं? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब भी वेरिएबल फैक्टर को एक यूनिट से इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बोलो, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो जितने से चेंज होगा उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखना स्टेज 1 में क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में जब स्टेज 1 का बारी आया, स्टेज 1 में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो उस टाइम पे देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ये वाला स्टेज देखो, ये भी स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। स्टेज 1 में देखो क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज कर रहा है, ठीक है। अब स्टेज 2 में आते हैं, स्टेज 2 में देखो ये अभी भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है। तो उसी टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट को हम देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, फॉल होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी वो क्या है, पॉजिटिव है। कैसे पता चला पॉजिटिव है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो पॉजिटिव है ना सारा, तो एक्स वो पॉजिटिव है। अब स्टेज 3 में देखते हैं, स्टेज 3 में देखो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव होना शुरू हो गया, नीचे आना शुरू हो गया, माइनस में जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसी टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, नीचे चला गया, जीरो से नीचे चला गया, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने लग गया, माइनस में आना शुरू हो गया। तो जब ये डिक्रीजिंग स्टेज में जाएगा तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, अपना नेगेटिव स्टेज में चला जाएगा। क्लियर है? वही चीज लिखा हुआ है ऊपर में, जो 3 फेज हम लोग पढ़े, तीनों फेज में वही कंपैरिजन दिया हुआ है। फेज 1 टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस टाइम पे क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकंड में देखना टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, तो उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है लेकिन अभी भी वो क्या है, पॉजिटिव है। और आखिरी में मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स, क्लियर है? 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, तीनों फेज के बारे में, तीनों फेज कब होता है, क्यों होता है, एजम्पशन क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे चैप्टर का तो ये एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी एक ही टॉपिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। यस माहिर, ठीक है। देखना एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या क्या एजम्पशन लेते हैं। सबसे पहला एजम्पशन, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, ये हमेशा शॉर्ट रन में काम करे, लॉन्ग रन में क्यों काम नहीं करेगा? ऐसा क्यों एजम्पशन लिए शॉर्ट रन में काम कर रहा है? लॉन्ग रन में भी तो कर सकता था, क्यों नहीं कर रहा है लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में कुछ भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रिटर्न शायद हमको कभी भी ना मिले, हमेशा इंक्रीजिंग मिले, क्योंकि अगर लेबर हम बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है तो हम नया मशीन भी लगा देंगे, है ना। तो नया मशीन लगा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, रिटर्न इंक्रीजिंग में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि ये लॉ हमेशा
शॉर्ट रन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद एज फैक्टर आर क्लासिफाइड एट वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि शॉर्ट रन में ही हम लोग फैक्टर को वेरिएबल और फिक्स दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। लॉन्ग रन में तो सारा ही फैक्टर वेरिएबल होता है, कोई भी फैक्टर फिक्स होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड। ये लॉ सभी में अप्लाई होता है, फिक्स्ड फैक्टर जितना भी है लैंड को इंक्लूड कर, ठीक है। कोई भी फिक्स फैक्टर है सभी में लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है? पॉइंट नंबर 3, एजम्पशन पढ़ रहे हैं, एजम्पशन समझ में आना चाहिए, सिर्फ पढ़ लेना से कुछ काम नहीं होगा। पढ़ तो तुम घर में खुद भी सकते थे, है ना, रीड ही मानना था तो घर में तो खुद भी पढ़ सकते थे, यहाँ आने का क्या जरूरत था। मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए क्या चीज लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 3 क्यों लिखा गया? अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक फिक्स्ड फैक्टर में हम लोग बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे, हमारे पास एक मशीन था जिसमें कितने लेबर काम करते हैं, 4 लेबर काम करते थे। हम एग्जांपल लिए स्टार्टिंग में कि मशीन तो एक का एक ही है, स्टार्टिंग दिन से हमारे पास एक लेबर काम करेगा तो कितना आउटपुट निकलेगा, 2 लेबर काम करेगा तो कितना निकलेगा, 3 लेबर काम करेगा तो कितना निकलेगा, डॉट 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 डॉट। हम कहाँ तक लिए थे? 8 लेबर काम करेंगे तो कितना आउटपुट निकलेगा, ठीक है। जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि एक फिक्स फैक्टर में, फिक्स फैक्टर हमारे पास कितना है? एक है मशीन। उस फिक्स फैक्टर में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि एक मशीन में 3 आदमी से ज्यादा लोग काम ही नहीं कर सकते, तो क्या ये लॉ काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में एजम्पशन इसीलिए ऐसा लिए ताकि हम लोग एक फिक्स फैक्टर में बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसा एग्जांपल लिए, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार और फिर से वो लाइन को। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर। बहुत सारा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हम लोग फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग एग्जांपल में एक मशीन के साथ एक लेबर से लेके 8 लेबर तक का अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए थे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, द लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। प्रोडक्शन के केस में सिर्फ ये लॉ अप्लाई होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हम किसी भी चीज का कर रहे हो। सर्विस के केस में जनरली ऐसा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न आए, फिर डिक्रीजिंग आए, फिर नेगेटिव आए। जनरली गुड्स के प्रोडक्शन के केस में ऐसा लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमिन्ड। क्या मतलब है पॉइंट नंबर 5 का? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमिन्ड। हम पता लगा सकते हैं कि हम लोग अगर लेबर को इंक्रीज करें और फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखें तो हमको कितना आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे, एक लेबर लगा रहे हैं तो 10 यूनिट आ रहा है, 2 लगा रहे हैं तो 30 यूनिट आ रहा है, 3 लगा रहे हैं तो 60 आ रहा है, 4 लगा रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो ये चीज हम लोग डिटरमाइन कर पाना चाहिए। अगर हम आउटपुट ही डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम लोग ये लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इट इज अज्यूम्ड दैट factors of production become imperfect substitute of each other beyond a certain limit। imperfect substitute क्या होता है? अच्छा, perfect substitute क्या होता है और उससे पहले substitute क्या होता है? substitute goods, complementary goods याद करो, पढ़े थे। क्या होता है substitute? एक के बदले दूसरे को हम लोग यूज कर सकें। मतलब टी एंड कॉफी जैसे एग्जाम्पल है, एक चीज के बदले में अगर हम उसके जगह दूसरा कुछ यूज कर रहे हैं और वो हमारा नीड्स को पूरा सेटिस्फाई कर दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे किसी चीज को, है ना। जो इस चीज का, मान लो बॉल पेन एंड इंक पेन, बॉल पेन जो काम करेगा इंक पेन भी वही काम करेगा। तो अगर हमको लिखना था तो हमको बॉल पेन दे दिया जाए या इंक पेन दे दिया जाए, बात बराबर है, हम लिख सकते हैं आराम से। तो दोनों अभी हमारे लिए क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अच्छा, अगर कोई 2 कंपनी का सेम चीज के बारे में बात करें, बॉल पेन किसी 2 कंपनी का, क्या क्या कंपनी आता है, जो भी 2 कंपनी आता है, मान लो एक क्लासमेट का और एक मॉन्टेक्स का या जिसका भी आता है,
दो कंपनी का बॉल पेन तुमको दिया जाए, क्या दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? ऑब्वियसली है, क्योंकि कोई भी हमको दे दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है। इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? जो परफेक्टली एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट ना कर पाए, उसको बोलते हैं हम लोग इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब पढ़, इट इज अज्यूम्ड दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद एक फैक्टर के बदले में दूसरा फैक्टर को एम्प्लॉय करना, वो इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एक आदमी का काम दूसरा आदमी परफेक्टली नहीं कर सकता। इसका मतलब यही है, एक आदमी का काम कोई दूसरा आदमी परफेक्टली नहीं कर सकता, इनपरफेक्टली वो कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक्सपर्ट था किसी मशीन को चलाने में, ठीक है, मैं मशीन को चलाने में एक्सपर्ट था, आज मैं एक दिन नहीं आया तो मेरे बदले कोई और वो मशीन को चला रहा, तो क्या उतना ही परफेक्टली वो चला पाएगा? ऑब्वियसली नहीं चला पाएगा। तो अगर वो उतना ही परफेक्टली नहीं चला पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग परफेक्टली किसी चीज को किसी और चीज के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाते तो हमको क्या मिलता? कांस्टेंट रिटर्न मिलता। यहाँ पे लिख लेना, इफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट is possible, then we will get constant return। एक एमसीक्यू था, मैं पढ़ा था इसीलिए मैं लिखवा दिया। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उस केस में क्या होगा? हमको हमेशा कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न ये सब हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा। लिख लेना, एमसीक्यू एक जगह दिया हुआ था, इफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज पॉसिबल, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पॉसिबल हो पाएगा तब उस केस में हमको हमेशा कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलें आगे। पॉइंट नंबर 7, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो क्या मानेंगे हम लोग? कांस्टेंट मानेंगे। हमेशा से याद रखना, प्रोडक्शन का हर एक चैप्टर में हर बार एजम्पशन एक तो रहेगा ही कि टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल एजम्पशन है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एजम्पशन लिखना है तो लिख दो। ये कंज्यूमर वाले चैप्टर में क्या एजम्पशन था? यूनिवर्सल। कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं? रैशनल कंज्यूमर। हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से लेके मतलब टर्म 2 का कहीं पे भी एजम्पशन वाला बात आ जाए कि एजम्पशन लिखो तो वहां पे एक पॉइंट तुम आराम से लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, देखना नेक्स्ट, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। सभी वेरिएबल फैक्टर क्या है? एफिशिएंट है, हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है, जितने भी लेबर को हम लोग लगाए हैं काम पे, सभी लेबर क्या है? एफिशिएंट लेबर है। एफिशिएंट मतलब चोरी तो ऑनेस्टी का बात हो गया। चोरी नहीं करना मतलब ऑनेस्ट है एम्प्लॉय। एफिशिएंट का क्या मतलब हो? क्या होता है पूजा एफिशिएंट का मतलब? काम करने के योग्य हो, है ना? माहिर, एग्जैक्ट वर्डिंग लिखा है, काम करने के योग्य हो। ठीक है, उस काम के लायक हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल में। देखो अब एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद तीनों फेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न, फिर नेगेटिव रिटर्न, ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखना एग्जाम्पल है फिक्स्ड फैक्टर। क्या है फिक्स्ड फैक्टर? यहाँ पे लैंड है, कितना एकड़ है हमारे पास? 1 एकड़ जमीन है। वो हमेशा क्या है? स्टार्टिंग से लास्ट तक कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर को हम लोग इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, पहले 1 लेबर लगाए, फिर 2 3 4 5 और 6 लेबर लगाए। ठीक है,
स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ 10, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 52, 52 और 40, ठीक है। तो इनिशियली में स्टार्टिंग में रिटर्न क्या था, इंक्रीजिंग था, मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे 0 और 0 है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, रिटर्न कितना से इंक्रीज हो रहा है 10 से, उसके बाद 20 से, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो कितना से राइज हो रहा है, ये 15 से राइज हो रहा है, फिर 7 से और फिर 0 से, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमको क्या मिल रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब देखो राइज तो हो रहा है, 30 था 45 हुआ 52 हुआ 52, ये इंक्रीज तो हो रहा है हर बार, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब हर बार कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिमिनिशिंग रेट रिटर्न टू अ फैक्टर। और उसके बाद आखिरी में यहाँ पे देखो एक हाईएस्ट पॉइंट भी था, कौन सा था हाईएस्ट पॉइंट, 52 वाला पॉइंट हमारे लिए क्या था, हाईएस्ट था। और 52 वाले पॉइंट में अगर ध्यान दे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, 0 था, ठीक है। और उसके बाद जब 52 से 48 हो गया, मतलब नेगेटिव रिटर्न में चला गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। चलो आते हैं फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में देखना जो हम पूरा पढ़ चुके हैं, हम लोग एक बार फटाफट रीड करेंगे क्योंकि तीनों पॉइंट हम लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट देखना, फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, total product increases at an increasing rate. In the first phase, every additional variable factor leads to a greater amount of output. जितना हम एक्स्ट्रा लेबर लगाएंगे वो हमको हर बार क्या देगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट करके देगा। टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर राइजेस, दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इट हैपेंस बिकॉज इनिशियली, अब क्यों होता है देखो, इनिशियली क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू फिक्स्ड आउटपुट। इनिशियली क्या होता है, जितना हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है उसके कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर बहुत कम होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते, मशीन में एक मशीन था जिसमें 4 लेबर को हम एम्प्लॉय कर सकते थे, लेकिन इनिशियली हम लोग कितने लेबर को एम्प्लॉय किए थे, एक ही लेबर को एम्प्लॉय किए थे। तो इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर क्या था, बहुत कम था। तो जब वेरिएबल फैक्टर को इनिशियली राइज किया गया तो मशीन का एफिशिएंसी और लेबर का एफिशिएंसी क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ, जिसके कारण हम लोगों को रिटर्न इंक्रीजिंग मिला स्टार्टिंग, ठीक है। एज प्रोडक्शन स्टार्ट्स देयर इज अ सफिशिएंट यूज ऑफ द फिक्स्ड इनपुट which rise the productivity of variable input due to division of labor। जैसे एग्जांपल लिए थे, मशीन वाला एग्जांपल में आते हैं। इनिशियली जब एक लेबर को एम्प्लॉय किए तो चारों काम वो अकेला बेचारा कर रहा था। पहले इनपुट मशीन में डाला, दौड़ दौड़ के गया, सेकंड प्रोसेसिंग किया, फिर दौड़ दौड़ के थर्ड पोर्शन में गया, वहां पे फिर से प्रोसेसिंग किया, और फिर दौड़ दौड़ के आउटपुट के स्टेज में गया और फाइनली उसको आउटपुट निकाला। मतलब एक आदमी था जो हर मशीन, हर तरफ का काम वो अकेला संभाल रहा था। तो क्या वो सही तरीके से कर पाएगा सारा काम को? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। जैसे ही 2 लेबर आए, एक के साथ उसका एक और साथी आया, तब अब आपस में वो लोग काम बांट लिए, है ना। इनिशियली आपस में वो लोग काम बांट लिए। क्या काम बांटे कि पहला 2 काम तू कर लेना और उसके बाद वाला 2 काम मैं कर लूंगा। अब वो लोग थोड़ा बेहतर तरीके से काम को कर पाएंगे। जैसे ही एक और आदमी आया, फिर काम बांट लिए कि कोई 2 मशीन जो सबसे कॉम्प्लेक्स है एक एक जन संभालेंगे और 2 आसान पोर्शन कोई एक आदमी संभाल लेगा। और जैसे ही चौथा आया तो सबको मजा आने लगा, क्योंकि सबको ही अब क्या करेंगे, एक एक टोटल एक एक काम करेंगे, है ना। एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो चारों एक एक काम को संभालेंगे, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, चुपचाप अपनी जगह में खड़े होकर काम करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पे, है ना। तो इनिशियली यही होता है, जब हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है और हम वेरिएबल फैक्टर को इनिशियली इंक्रीज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर कोई अपना अपना काम करे। इनिशियली सबका काम कौन कर रहा था, एक आदमी कर रहा था, जिसके कारण अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा था।
अब जब डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा तो हर इंसान अपना अपना काम करे, ठीक है। जब हर इंसान अपना अपना काम करेगा तो काम ऑब्वियसली अच्छे तरीके से भी होगा और सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से भी होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब और लोग आने लगते हैं तब हर कोई अपना अपना काम नहीं करता, फिर क्या होता है, सब एक दूसरे का काम करेंगे बोलते हैं, ठीक है, या कौन क्या कर रहा है वो देखने लग जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट कर लो। एक आदमी में अगर एक चीज को करने के लिए अगर 4 आदमी का नीड है, जब 4 आदमी करेंगे तो उसको परफेक्टली करेंगे, लेकिन जैसे ही 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा, 8वां आएगा, 9वां, 10वां, तो फिर क्या होगा, वो काम हो पाएगा? जितना 4 आदमी कर पाते उतना भी नहीं हो पाएगा वो काम, है ना। तो इसीलिए वही चीज यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। स्टेज 1, चलो अब नीचे। इनिशियली क्या होता है, एज प्रोडक्शन स्टार्ट्स देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड इनपुट which rises the productivity of variable input due to division of labor, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, diminishing return to a factor, TP increases at an decreasing rate. In the second phase, every additional variable factor adds lesser and lesser amount of output. जैसे जैसे और लेबर को एडिशनल लेबर को लाते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट क्या होते जाएगा, इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होगा। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए 4 लोग चाहिए, तो जब तक 4 लोग काम कर रहे हैं तब तक परफेक्ट, लेकिन 5वां आएगा तो वो और थोड़ा हेल्प कर देगा, जिससे कि मान लो कोई 10 मिनट का ब्रेक लेता है, कोई लंच ब्रेक लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, तो उस टाइम पे वो इंसान काम कर देगा, जिससे कि ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, मशीन बंद होता है 5 मिनट के लिए, अब बंद नहीं होगा मशीन, जिससे कि आउटपुट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे और लोग आते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आउटपुट इंक्रीज होते जाएगा। इट मींस टीपी इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट and MP falls with increase in variable factor. This is why the phase is known as diminishing return to a factor. It happens because, देखना reason, after a level of output, pressure on fixed input leads to fall in productivity of variable. अब देखो प्रेशर किसके ऊपर है परफॉर्म करने का, पहले प्रेशर किसके ऊपर था परफॉर्म करने का, स्टार्टिंग में जब एक लेबर था, प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मशीन के ऊपर या लेबर के ऊपर, लेबर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि लेबर अगर सही तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब जब 4 लेबर से ज्यादा है हमारे पास, अब जब 4 लेबर से ज्यादा है, 5-6 लेबर हो गए हैं, अब प्रेशर किसके ऊपर है, अब मशीन के ऊपर प्रेशर है कि अब उसको सही से चलना पड़ेगा, वो सही से नहीं चलेगा तो अब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो अब प्रेशर किसके ऊपर आने लगा है, अब प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनपुट leads to fall in the productivity of variable input. तो फिक्स्ड इनपुट के ऊपर प्रेशर आने लगा, जिसके वजह से अब वो सही तरीके से और ज्यादा हमको आउटपुट जनरेट करके नहीं दे पाएगा। द सेकेंड फेज एंड्स वेयर एट पॉइंट, ऐसे ग्राफ के बारे में बोला है, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 एंड टीपी इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा और टीपी मैक्सिमम होगा तब हमारा फेज नंबर 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग फेज नंबर 3 में, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। In the third phase, starting from 6 unit of labor, छोड़ो ये एग्जाम्पल के बेस में दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर कॉजेस टीपी टू डिक्लाइन, यहाँ पे कॉमा लगा लेना, ये ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट छूट गया, क्लोजिंग ब्रैकेट छूट गया, ओपन ब्रैकेट है सिर्फ, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा लेना। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर कॉजेस टोटल प्रोडक्ट टू डिक्लाइन, MP now becomes negative. Therefore, it happens because amount of variable input becomes too large in comparison to fixed input, which leads to decline in. अब वेरिएबल फैक्टर इतना ज्यादा हो गया है कि फिक्स्ड फैक्टर ही सही तरीके से अब और काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो लोग अब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा काम करने के लिए जहाँ पे 2 आदमी का रिक्वायरमेंट है, वो आदमी को करने के लिए 20 लोगों को लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही वाला सिचुएशन है जब वेरिएबल इनपुट बहुत ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड, ठीक है। फिगर 5.1 द 3 फेज स्टेट्स आफ्टर पॉइंट एस। अच्छा ये फिगर में समझाया, छोड़ो हम लोग यहाँ आते हैं फिगर में डायरेक्टली। फिगर को समझ चुके हम लोग, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों के बारे में समरी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में एक और नया पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? कौन से पॉइंट को बोल रहे हैं? वो पॉइंट जहां पे फेज नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है और फेज नंबर 2 शुरू हो रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा रिटर्न इंक्रीजिंग से शिफ्ट होके कहां जा रहा है? डिक्रीजिंग में जा रहा है। मतलब रिटर्न तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है, इसके पहले क्या था? इंक्रीजिंग रेट था, अब इसके बाद क्या है? डिक्रीजिंग रेट है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलने का रीजन मैथ सब्जेक्ट के अंदर में है। मैथ्स में जब डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ोगे, शायद 11th में नहीं है, 12th में है, डेरिवेटिव चैप्टर में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां पे हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। ग्राफ में हम लोग वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सीखते हैं वहां पे, तो इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला गया है। ठीक है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है, हमको इतना से मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट टोटल प्रोडक्ट के कर्व में, वो पॉइंट जहां पे रिटर्न इंक्रीजिंग से शिफ्ट होके कहां जाता है? इंक्रीजिंग रेट से शिफ्ट होके कहां जाता है? डिक्रीजिंग रेट में चला जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब आता है फेज ऑफ ऑपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बताओ एज अ प्रोड्यूसर तुम कहां पे काम करोगे? फेज, कौन से फेज में तुम लोग प्रोडक्शन करना शुरू करोगे? अगर तुम्हारा एक फैक्ट्री होगा तो तुम लोग क्या चाहोगे? तुम इंक्रीजिंग रिटर्न पे रहो, डिमिनिशिंग रिटर्न पे रहो, या नेगेटिव रिटर्न पे रहो? कहां पे रहना चाहोगे? फेज 1 और कोई? ये तो फेज 1 में रहेगा, बाकी लोग सब फेज 1 में रहोगे। ठीक है, चलो अब मैं तुमको सिचुएशन देता हूं जब तुमको पता चलेगा फेज 1 में हम क्यों नहीं रहेंगे। अब तुम मुझे बताओ क्यों फेज 2? देखो, सब बोल रहे हैं हमको तो फेज 1 में रहना है। अब फेज 1 में क्यों रहना है? राजोलिन, माहिर, सबको फेज 2 में रहना है। ठीक है, देखो फेज 1 में जिस जिसको रहना है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनिशियली हमारे एग्जांपल में आ जाते हैं, हमारे एग्जांपल में आते हैं। फेज 1 मतलब, अब तुम बताओ, तुम एक प्रोड्यूसर हो और तुम क्या देख रहे हो? जैसे जैसे लेबर को एक्स्ट्रा लगाते जा रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा लेबर लाते जा रहा हूं प्रोडक्शन करने के लिए, मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तुमको मजा नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा। जब मजा आएगा तो तुम लोग स्टॉप करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, है ना? जैसे जैसे आउटपुट राइज होते जा रहा है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जा रहा है, लेबर को लाते जा रहे हैं, और हर लेबर के आने से हम लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। मतलब एक लेबर को लाया, वो इतना काम किया कि बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। फिर एक लेबर लाया, वो मेरे को फिर और जबरदस्त प्रॉफिट करके दिया। फिर एक लेबर लाया, वो उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया। तो क्या मुझे मजा नहीं आएगा? ऑब्वियसली मजा आएगा। और जब तक ऐसा होगा कि मैं लेबर को लाते जाऊंगा, लाते जाऊंगा, लाते जाऊंगा, और मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो क्या मैं स्टॉप करूंगा कभी? अगर मैं रैशनल प्रोड्यूसर हूं, अगर मैं ऑब्वियसली रैशनल प्रोड्यूसर हूं, तो ऑब्वियसली स्टॉप नहीं करूंगा, है ना? तो इसीलिए फेज 1 में मजा तो आ रहा है सबको, लेकिन कोई स्टॉप यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, कोई यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा? और लेबर लाते जाएंगे, 5वां लेबर लाया, 6वां लेबर लाया, प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है। 5वां लेबर में भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है, प्रोडक्शन अभी भी राइज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। ठीक है, 5वां केस में भी हम लोग 5वां लेबर, 6वां लेबर लाए, फिर से प्रोडक्शन राइज हुआ। 7वां लाए, फिर से प्रोडक्शन, इस एग्जाम्पल में नहीं हुआ, मान लेते हैं 7वां में राइज हुआ, तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अच्छा चलो, ये तो फेज 1 के बारे में हो गया। अब पहले डिस्कस करते हैं फेज 3 में कोई रहना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं। इतना तो कॉमन सेंस सभी का काम कर रहा है कि हम लोगों को फेज 3 में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। फेज 1 में हम रहना चाहते हैं, लेकिन हम रहेंगे नहीं, बिकॉज वहां पे हम लोगों को इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। जैसे जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट होगा, जिससे कि हम लोग और लेबर को एम्प्लॉय करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो स्टेज ऑफ ऑपरेशन होगा वो होगा फेज 2 में। हम लोग कोई ऐसा पॉइंट में जाके स्टॉप करेंगे फेज 2 में जहां पे हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब वो पॉइंट कहां से आएगा? वो पॉइंट हम लोग सीखेंगे रेवेन्यू और कॉस्ट वाले चैप्टर में, जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के साथ,
उस पॉइंट पे हम लोग स्टॉप करते हैं, वो हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कशन में आएगा। ठीक है, बस यहाँ के लिए इतना समझ के रखना कि हम लोग कौन से फेज में ऑपरेट करेंगे, फेज 2 में। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर है वो हमेशा कौन से फेज में रहेगा, फेज नंबर 2 में रहेगा। फेज 3 में तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव रिटर्न है। फेज 1 में रहना अच्छी बात है, लेकिन वो रहेगा नहीं, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न उसको मिल रहा है। जब इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है तो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर उसको वहां नहीं रहना चाहिए, और ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करके और ज्यादा प्रोडक्शन उसको करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या, फेज 2। अब फेज 2 भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पॉइंट है कि सबको ही वहां पे रहेंगे। फेज 2 में देखो 4-5 पॉइंट है, यहाँ भी कोई रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। अब कहाँ पे हमको स्टॉप करना है फेज 2 में, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के साथ। ये डिस्कशन आएगा नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6 ना, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में ये हमारा डिस्कशन आएगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में कॉस्ट चैप्टर में कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू चैप्टर में रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको कहाँ स्टॉप करना है। ठीक है, हम पढ़े लिखे इंसान हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होना चाहिए। हम ट्रायल एरर नहीं खेलेंगे। ट्रायल एरर कौन खेलता है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो लोग ट्रायल एरर खेलते हैं। हम लोग अगर पढ़ रहे हैं मतलब हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमको कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा किसके साथ, मार्जिनल कॉस्ट के साथ। उस पॉइंट पे जाके हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में जाके पता चलेगा। ठीक है, चलो अब बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो क्लियर है, तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, यहां तक पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।